आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है मधु चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कहानी गांव की ओर। मेरी शादी में जब द्वाराचार के समय बारात मुख्य द्वार पर पहुंची तो हमारे परिवार में एक ही चर्चा थी। बारातियों में ज़्यादातर लोग देहात से हैं। मेरे घर में कयास लगाए जाने लगे कि हमारी बेटी को ग्रामीण रिश्तेदारी में सामंजस्य बैठाने में परेशानी होगी। न केवल मेरा बल्कि मेरे दादा दादी नाना नानी का भी जन्म, शिक्षा, पालन पोषण सभी शहर में हुआ है। कुल जमा हमारे परिवार का दूर दूर तक गांव से कोई संबंध न था। हाँ, तो जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो आधे से ज़्यादा बाराती सफ़ेद धोती कुर्ते में बड़ी बड़ी मूछें लिए तन कर स्वागत करवाने खड़े थे। हमारे परिवार में दूल्हे की चर्चा कम और निपट देहात से आए बारातियों की ज़्यादा थी। मेरे ससुर जी अपने खेतिहर परिवार में कर्ज लिवाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए गए पहले किसान पुत्र थे। इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते ही प्लांट में बड़े पोस्ट पर नियुक्ति से उन्हें गांव छोड़ शहर आना पड़ा। ससुर जी के शहर में आ जाने के बाद भी गांव से नाता प्रगाढ़ ही रहा। पतिदेव के बचपन में उनकी पूरी गर्मी की छुट्टियां ही गांव के खेत खलिहान, बाड़े, खार, नहर, अमराई और तालाब में बीतती थी। ससुर जी ताउम्र शहर में नौकरी करके भी गांव जाते समय कहते थे, घर जा रहा हूँ। ससुर जी ने रिटायरमेंट के बाद बुंदेलखंड के झांसी से 40 किलोमीटर दूर कानपुर आगरा राजमार्ग पर पैतृक गांव सेमरी में ही पुराने जर्जर घर से लगा नया घर बनवा लिया। शादी के बाद हर साल गांव के उस घर में मेरा भी आना जाना होने लगा था। यहाँ पहुंचकर ही मैंने ग्रामीण दिनचर्या की परेशानियों, रीति रिवाज और सामाजिक संबंधों को बहुत करीब से महसूस किया। मेरे दिल में अगर गांव के प्रति कौतूहल था तो गांव की महिलाओं के मन में भी मुझे लेकर घोर जिज्ञासा थी। पास पड़ोस की महिलाएं दोपहर तक खेतों में खाना पहुंचाकर अपने कामों से निवृत्त होते ही मेरे पास आ जाती थीं। शहरी जीवन के अचंभे एकत्र करने के लिए वे मुझसे ढेरों प्रश्न करती। लंबे घूंघट का पल्लू दांत में दबाए आंखें मटकाकर पूछती, कहा मधु, तुम उतर जीन्स पहनती हो? शहरन में बहू बेटी कौन कायदे से रहती? हमारी जिंदगी तो देहातन में मुंह ढाके गुजर रही। कुछ समझदार औरतें बात संभाल लेती। ठीक है, जितने के रहो उतने के रहो, तुम्हारी बोली में अदब है सो कोनो दोष नहीं। इस तरीके से मेरी नम्रता को तरजीह देते हुए मुंह जोर बहू का लांछन देने से परहेज कर लेती। गांव की बुजुर्ग महिलाओं के पास बताने के लिए अपने घर की भी ढेर सी पंचायत होती थी। शहरन की को बात करें बिटिया, इते देहातन में ब्याह होए के बाद कौन बेटा अपन माँ बताई को पूछता? हमारे लला अर्थात बेटे के बारे में सब हमें अब कछु नहीं मालूम है। तो ब्याह के समय वो साई पंचायत लुगाई से करते अब बहुरिया लाने छुप छुप के सौदा मोल लाते बड़े गांव से। सारे दुखड़े रो लेने के बाद फिर कौतुक से पूछती, मधु, तुम इतनी मोटी इंग्लिश किताब में काय पढ़त रहत हो? राम दई अर्थात राम कसम, शहरन की मोड़ी अर्थात लड़कियां रसोई लाने कछु सौदा मोल खरीद न लेती। हाटन में अर्थात बाजार में बिना लिहाज होटल में जा मर्दन के बीच में बैठ मूड उघारे खा लेती। का मधु, तुम किताबन में छापे लाने लिखती होगा? दिन भर किताब ऊपर औंधी पलटी रहती हो। चलो तुम्हें खेत घुमा लाएं। उन दिनों इतने लंबे लंबे समय तक गांव में रहना हुआ कि मैं शहर और गांव के बीच बराबर की सहजता अनुभव करने लगी थी। अक्सर दिवाली के आसपास पहुंचकर पूरा कार्तिक माह भी गांव में ही बिताती थी। गांव के घर से लगी हमारी खाली ज़मीन पर एक नाऊ परिवार बरसों से रह रहा था। उस परिवार में 99 साल के नाऊ बब्बा के बराबर की उम्र का बुजुर्ग मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। सफ़ेद बाल, झुर्रियों से सिकुड़ चुका गोरा चेहरा और शून्यता में डूबे भाव। नाऊ बब्बा जब 80 बरस के हुए थे तब से उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था और इसके 2 साल बाद ही आंखों ने भी साथ छोड़ दिया। बब्बा के घर पर गिनकर 3 प्राणी थे। बब्बा की 80 साल से अकधक उम्र की पत्नी
नान बहू और उनका अधेड़ पुत्र जिसका नाम था गोटी। अधेड़ गोटी शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी 2 छोटे बच्चों बादाम और छुहारा के साथ पीहर में ही नाउन का काम करती थी। बब्बा की पत्नी नान बहू बेहद खुशमिजाज वृद्धा थी। बब्बा अपनी जवानी में गांव भर के लोगों की हजामत, बाल काटना, मालिश करना, शादी ब्याह के बुलव्वे देने और हाका लगाने का काम करते थे। शहर के लोगों को विश्वास करना कठिन होगा कि इन कामों के बदले उन्हें कोई निश्चित रकम नहीं मिलती थी। किसी के घर से तसला भर गेहूं, कहीं से पुराना कुर्ता, तो कभी घी चुपड़ी 5-6 रोटियां दे दी जाती हैं। गांव में सामान खरीदने के लिए नकदी रकम की कमी के कारण आज भी दुकानों पर वस्तु विनिमय ही चलन में है। ग्रामीण ज़रूरत का सामान खरीदने अपने घर से छोटी टोकरी भर गेहूं लेकर परचून दुकान जाते हैं और दुकानदार उसके बदले उन्हें साबुन, माचिस, मंजन जैसी चीज़ें दे देते हैं। वस्तुतः फसल ही किसान की नकदी है। नान बहू जैसे अन्य पारंपरिक कामगार जिनके खेत नहीं हैं, उन्हें भी काम के एवज में गांव से साल भर के लिए अपने परिवार लायक गेहूं मिल जाता था। नान बहू की दोपहर दूसरों के दालान में सूपे पर अन्न फटकने में बीतती थी। उनके घर का पूरा गेहूं साफ कर कोठार में भरने तक सारे काम कर लेने के बाद घरवाली नान बहू को 1 टोकरा भर गेहूं घर ले जाने देती थी। नान बहू की बहू मतलब गोटी की पत्नी अपने मायके में ही रहती थी। नान बहू के बेटे का नाम गोटी जितना अजीब था, उससे भी ज़्यादा उसके दोनों पोतों का नाम। उनके नाम छुआरा और बादाम सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, क्या नान बहू, गोटी नाम कम था जो तुमने अपने नातियों के छुआरा और बादाम नाम रख दिए? नान बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, गोटी का नाम ऐसो था सो उनके भाग में पथरा पड़े। बेचारों भूंसारों से काम में लगते रात तक फुर्सत न तो भी कछु न भय। छुआरा बादाम को नाम से जाने बाल बच्चन के भाग बदल जाए सो रख दिया। नसीब पर आश्रित यह लाचार तर्क सुन मैं चुप रह गई। बब्बा की उम्र हो जाने के बाद उनके बेटे गोटी ने गांव वालों के मुंडन, चुंडन, 13वीं शादी का काम संभाल रखा था। अपने गांव प्रवास के दौरान वहां नेटवर्क सुविधाओं की महती कमी से मोबाइल पर मायके के परिवार से बमुश्किल ही बात हो पाती थी। जब कभी बात होती तो उनके लिए अचंभा ही था कि मैं गांव में इतनी खुशी से रह कैसे लेती हूँ। नान बहू और हमारे आंगन का पिछला हिस्सा एक ही अहाते में था। नान बहू को झुकी कमर के साथ सुबह से रात तक काम करते देखना बहुत बुरा लगता था। गांव के लगभग सभी घरों में खुले आंगन में छोटे छज्जे के नीचे चूल्हे पर खाना बनता। खुले में चूल्हे होने से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल जाती। नान बहू हमारे घर के आंगन में हैंडपंप पर पानी भरने आती। मैं फौरन उनके पास पहुंच जाती। लाओ नान बहू, मैं टेढ़ दूँ। नान बहू दुलार से भरकर कहती, आओ बिन्नो, 4 दिन लाने आई हो तो इत्तो माया ना लगाओ हमसे। हमारे माथे पे तो मरते दम तक हड्डियां तुड़वानी लिखी हैं, सो करते रहेंगे। इतने अभाव में भी नान बहू की खुश मिजाजी में कोई कमी नहीं थी। 80 साल से ज़्यादा उम्र की नान बहू के मुंह में सिर्फ एक दांत बचा था, जिसे देखकर मैं उन्हें चिढ़ाती थी। कहो नान बहू, तुम तो एकदम दयावंत बन गई। नान बहू इस बात पर देर तक हंसती रहती। घर के चौरे पर बैठकर आते जाते लोगों को बताती, मधु ने आज हमाओ एक नया नाम रख दिया, एकदम। नान बहू की इस बात पर मैंने पूछ लिया, नान बहू, तुमको पूरा गांव नान बहू काहे बुलातो? अपने सफ़ेद उजड़े बालों को कान के पीछे दबाकर बोली, हम 16 बरस में ब्याह हो के इत आए। बब्बा हजाम मतलब नाऊ के काम करत हते, तो नाऊ की बहू नान बहू भई ना। दुनिया से विरक्त कर देने वाला एक ख्याल आया। 80 साल की हो चुकी नान बहू झुकी कमर, कमज़ोर नज़र में आते जाते लोगों को पूरा मुंह खोलकर पहचानने की कोशिश करती रहती। ये भी कभी 16 साल की उम्र में पलकों पर लचीले ख्वाब सजाए गांव में दुल्हन बनकर आई होंगी। जीवन की नश्वरता देख, लोगों को बूढ़ा होता देख, बब्बा जैसी अपाहिज लाचारी जो क्षण क्षण मृत्यु की कामना कर रही है देखकर वास्तव में सिद्धार्थ सा वैराग्य उत्पन्न होता है।
उम्र दराज हो चुकी नान बहू बिस्तर पर पड़े दृष्टिहीन बब्बा की तीमारदारी करने, खाना पकाने, लकड़ी लाने, पानी भरने जैसे कामों से थक जाती थी। मैं जितने दिनों तक वहाँ रहती, नान बहू चाय मांगने रोज आती थी। का मधु, तुम्हारे चिकन में चाय बन गई का? हमारा और नान बहू का पीछे का आंगन सम्मिलित होने के कारण खाट पर पड़े बब्बा और चूल्हा फूंकती नान बहू के दिन भर दर्शन होते रहते थे। उन दोनों के बीच होती नोक झोंक सुबह से रात तक सुनाई देती थी। सेवा कराने की उम्र में बूढ़ी नान बहू पर काम का इतना बोझ होने से वह कई बार चिड़चिड़ा जाती। बब्बा सांत्वना देते, का डोकरिया, 4 दिन के मेहमान हैं हम, हंस की सेवा कर ले। नान बहू बिफर जाती, 4 दिन में मरे वाला 10 बेरा ठूस ठूस के नहीं खाते। तुम्हारा हगा उठा उठा हमारी भूख मर गई। पति पत्नी के बीच ये तलखी दोनों की ही शारीरिक जर्जरता का ही परिणाम थी। बब्बा को घूमने का मन होता तो हाथों से घसीट घसीट कर उन गलियों में कुछ दूर निकलते जहाँ बचपन में कभी आंखें मूंदे खेले होंगे। बरसों बाद फिर एक बार बंद आंखों से उन्हीं गलियों का जर्रा जर्रा टटोलते थे। गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ बब्बा आते जाते लड़कों को रोक कर अंधेरी आंखें मिचमिचाकर पूछते, काऊ के मोड़ा हो, अर्थात किसके लड़के हो? हाथों के बल घसीटते बब्बा कुछ दूर जाने के बाद थक कर बीच गली में बैठ जाते। गांव का आता जाता कोई भी व्यक्ति मुट्ठी भर के बब्बा को गोद में उठाकर घर छोड़ देता। यहाँ की अपनी कुरीतियाँ हैं तो सामाजिकता से मिलने वाला अपनत्व भी गांव में ही है। गांव जाते वक्त मैं नान बहू के लिए याद से साड़ी ले जाती। शाम होते ही गांव के बच्चों के साथ नान बहू की महफिल जमती। नान बहू को देखने पर लगता था कि प्रेमचंद जी की बूढ़ी काकी बस ऐसी ही होगी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन ही होता है। नान बहू बब्बा को नहला खिलाकर दोपहर के अनगिनत कामों से निवृत्त हो सांझ ढले घर के सामने मिट्टी के चौरे पर सुकून के पल लिए फुर्सत में बैठती तो गांव के बच्चे घेर कर उन्हें छेड़ने लगते। काओ नान बहू, कितनी चमक रही, कछु बात तो है। नान बहू, तुम बब्बा के लिए जो गाना गाती आज चाची को सुनाओ। गांव के सभी बच्चे मुझे चाची कहकर ही संबोधित करते थे। गाने की बात सुनते ही मैंने भी जिद पकड़ ली। हाँ नान बहू, तुमने बब्बा के लिए गाना बनाया है, मुझे भी सुनाओ कि बब्बा के लिए कैसा गीत बनाया। नान बहू शर्माती हुई अपना इकलौता दांत दिखाकर हंसने लगती। जे मोड़ा को आओ, कछु काम नहीं मधु, भागो साले सब यहाँ से, तुम्हारी लुगाई आए तो गवा लियो। नान बहू को लजाते देख लड़कों को और मज़ा आने लगता। जब तक लुगाई नहीं आती तुम ही सुना दो ना बाऊ। उन ठिठोलियों के बीच नान बहू की एक न चलती। आखिर नान बहू बब्बा के लिए बनाया गाना शुरू करती। बब्बा की गाड़ी चली फर फर, चिरगांव घुमाने गए गोटी और हम, दिवाली लाने मोल लाए एटम बम, हमारे छुआरा बादाम खुश रहे हरदम, खाट पर पड़ा डोकरा पादे पर परा पर। बब्बा की गाड़ी चले फर फर फर। मस्खरी करते लड़की साहित्यिक रचना को सुन हंस हंस कर जमीन पर लौट जाते। नान बहू अपने उजड़े बालों के ऊपर पुरानी साड़ी का पल्ला खींच मुचुर मुचुर हंसती। खाट पर पड़े बब्बा को खबर हो जाती कि उनसे जुड़ी किसी बात पर ही ये हंसी ठहाके हैं। लेटे हुए ही चिल्लाते, का डोकरिया, हमारे लिए कछु बक मार रही का तुम? लड़के फिर छेड़ते, नान बहू वो दिन की भी सुनाओ ना जब बब्बा मरे की नौटंकी करते रहे। नान बहू को यूं भीड़ से घिरा रहना बहुत अच्छा लगता। चिरौरी करते लड़कों को प्यार से झिड़कती भी जाती। भाग कुत्ता, अपनी मताई से पूछो जाके, हमारे बुढ़ा तो खाट में डरे, सो तुम मुर्दा बनाओ चले जाए। इस बनावटी गुस्से के बाद मुंह फिर हंसने लगती। मैंने कहा, नान बहू बताओ ना क्या हुआ था, क्या बब्बा मरने की एक्टिंग कर रहे थे? नान बहू और जोर से हंसने लगी। का मधु, तुम्हें आज चिकन अर्थात का किचन में काम नहीं है जो यहाँ ठाड़ी खड़ी हो? लड़के फिर छेड़ते। का बोली नान बहू चाची को,
चिकन का काम नहीं? ब्राह्मण कब से चिकन खाने लगे हो नान बहू? बब्बा की गाड़ी चली फर फर फर। चिरगांव घुमन ले गए गोटी और हम। नान बहू ने लाड़ से मस्खरे को धौल जमा दी। हमारे बुढ़ऊ की तुम्हें बहुत मजा आती लला। लड़के बार बार खुशामद करते। नान बहू बब्बा के मरे वाली सुनाओ ना। बब्बा के मरने का स्वांग करना भी मज़ेदार घटना थी। 99 साल के दृष्टिहीन अपाहिज बब्बा के अंधेरे जीवन में भावी उत्सुकता या निजी उपलब्धि के नाम पर सिर्फ उनकी अपनी मृत्यु ही बची थी, लेकिन अपनी मृत्यु के विराट विलाप के वे स्वयं साक्षी न हो। एक लाचार वृद्ध जिसने 15 सालों से सूर्य का प्रकाश न देखकर केवल उसके ताप को अनुभव किया, वो अपनी मृत्यु का रुदन नाद भी न सुने, यह कैसा अन्याय है। एक दिन सुबह पास पड़ोस के लोगों ने नान बहू के घर में शोर शराबा सुना। गोटी रो रो कर फोन पर किसी को बब्बा के खत्म होने की सूचना दे रहा था। जरा सी देर में मिट्टी की इन दरकती दीवारों के बीच पड़ी खाट के चारों तरफ मजमा लगने लगा। खाट में धंसे बब्बा की सांसें टूट चुकी थीं। भीड़ में से ही एक को जाने क्या सूझी कि उन्होंने गांव के बुजुर्ग वैद्य जी को बुलाने का सुझाव दिया। गांव के उस बुजुर्ग वैद्य जी को सभी लोग नन्ना कहते हैं। नन्ना मेरे ससुर जी के सबसे बड़े भाई हैं। आसपास के गांव में पूजा पाठ कराना, नाड़ी देखना आदि जैसे धार्मिक कामों से ही नन्ना का घर चल रहा था। उम्र के साथ जजमानी कम होती गई, लेकिन मान सम्मान बढ़ता गया। एक लड़का फौरन साइकिल में नन्ना को लिवा लाया। नन्ना और बब्बा किसी ज़माने में गांव में साथ खेलते बड़े हुए थे। उम्र के लिहाज से पूरे गांव में बब्बा को फटकार लगाने का अधिकार सिर्फ नन्ना के पास ही बचा था। नन्ना के भीतर आते ही खाट के चारों तरफ घेरा जरा सा विरल हुआ। नन्ना ने बब्बा की नब्ज जरा देर के लिए थामी और अपनी बूढ़ी आवाज़ में पूरी तेजी लाकर फटकारा, खाबे नान, जे का नक्शेबाजी है। नन्ना के इतना कहते ही रोती बिलखती नान बहू चुप हो गई। का नन्ना, जे बड़ू जिंदा है का? नन्ना ने गुस्से में बब्बा को तनिक झिझोड़ा और वे खाट पर उठ बैठे। दृष्टिहीन बब्बा ने मिमियाती आवाज़ में कहा, हम तो जे खातिर स्वांग करे कि हमारे मरे पे डोकरिया रोएगी भी कि नहीं, तनिक देखें तो। का हो नाइन बहू, तुम तो हमारे लाने कलब कलब के रोई। पूरा माहौल ठहाकों से भर गया। नान बहू के मुंह में जितनी गाली थी उस दिन बब्बा को सब सुना दी। आनन फानन में छुहारा और बादाम को फ़ोन करके आने के लिए मना किया गया। इस घटना के कुछ माह बाद बब्बा वास्तव में गुजर गए। नान बहू ने तो ठान रखी थी, जब तक नन्ना आकर मृत्यु की औपचारिक घोषणा नहीं करेंगे वो अपने नाती बहू बेटियों को फ़ोन नहीं करेंगी। नन्ना ने इस बार नाड़ी देखी और नान बहू की तरफ मुड़कर बोले, अब रो लो बहू, बब्बा चले गए। गांव वालों के पास सुनाने के लिए इतने किस्से होते हैं कि कभी ख़त्म ही ना हो। बस सुनने वाले के पास वक्त होना चाहिए। गांव के गिने चुने पक्के घरों में एक घर हमारा भी है। गांव में गर्मी की कड़ी धूप में कभी अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर की दस्तक होती। अगर घर का दरवाज़ा खुला हो तो यहाँ मे आई कम इन जैसी कोई औपचारिकता नहीं होती। वे धड़धड़ाते सीधे अंदर आकर आपके सामने खीसे निपोड़ते खड़े हो जाएंगे। माधु, तनिक गुसल खाना अर्थात बाथरूम खोल के दिखाओ। हमने बाथरूम के भीतर का फुहारा अर्थात शावर नहीं देखा। तुम्हारे इतने घिनौची अर्थात पानी रखने की जगह भी रसोई में है। हम हाट जा रहे हैं, तुम्हारे लाने कछु मोल लाने हो तो बताए दो। गांव में अनाज खरीदकर खाना गरीबी का पर्याय माना जाता है। मेरे प्रति करुणा दिखाती एक पड़ोसन ने स्नेह से कहा, का मधु, उधर तुम गेहूँ तेल सरसों मटर सब मोल लेकर खाती। लो भला, शहर में ऐसो दुर्दिन देखो को पर तो। इतनी भोली बातों पर कई दफ़ा हंसी आती और यही भोली बातें जब बार बार हों तो खींच पैदा करती। गांव के बच्चों के नाम भी इतने अनोखे, मलंटे, कुंचे, भल्ला, चुहारा, बादाम, नोटिया, बुकाला, बिसाहू। गांव से लौटते वक्त बस पकड़ने काफ़ी दूर तक नहर के किनारे किनारे पैदल चलना पड़ता था। वहां तक छोड़ने आसपास के बच्चे, महिलाएं
और सबसे प्यारी नान बहू पैदल पैदल एक जत्थे के रूप में आते। कोई अपने साथ गांव की सोन मटर बांध देता, कोई राई तेल बोतल में भर कर ले आता। दिवाली के समय नई फसल तिल्ली की होती है, कोई सूती कपड़े में तिल बांध कर ले आता। ओफो, अब तिल का मैं क्या करूँगी? बड़की भौजी समझाइश देती, संक्रांत भवेगी तो लड्डू बना लियो मधु। बस पकड़ने के लिए जाते हुए मैं रास्ते भर लगातार कहती, नान बहू अब जाओ, थक जाओगी। सासू माँ भी पल्ला किए भारी मन से चुपचाप साथ चलती रहती। सड़क के किनारे खड़े सभी बस का इंतज़ार करते। सभी का एक ही सवाल, अब कब आओगी? बस में बैठने के बाद मैं एक बार आखिरी नज़र भरकर सबको शिद्दत से देखती। नान बहू के लिए हर बार एक ही बात मन में आती, जाने अगली बार वो रहेंगी या नहीं। उनके ना करते भी बस में चढ़ते समय उन्हें पैसे पकड़ा कर आती। ये भी गज़ब था कि हर अगली बार गांव जाने पर वो वैसे ही मुस्कुराती मिलती जैसे उनकी उम्र ही ठहर गई हो। शायद इससे ज़्यादा वृद्ध होना नान बहू के लिए भी संभव न था। मेरे पहुंचते ही नान बहू पिछले दरवाजे से भीतर आती। मधु, तुम उतः हमें याद करती थी? मैं गले में बाहें डाल ढेर सारे दुलार से कहती, हाँ नान बहू, पूछो अम्मा जी से, फ़ोन पर हर बार तुम्हारे बारे में हमेशा पूछते थे। नान बहू ने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे। हंसते हुए उलाहना देती, हाँ पूछती होगी नान बहू जिंदा है कि नहीं। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि उनका अनुमान बिल्कुल सही था। नान बहू की जो उम्र थी उसमें एक बाहरी व्यक्ति का यह सवाल लाजमी था। हालांकि उनके बाबत मेरी भाषा इतनी कठोर न थी। गांव के भोले सवालों, अपनत्व के आग्रह से तब दूरी बन गई जब सासू माँ के देहांत के बाद ससुर जी का समय शहर में मेरे साथ ही गुजरने लगा। गांव से रिश्ता एकदम से टूट गया। कई बार शहर की तन्हाइयों में भी गांव वाले घर की ढेर सारी मुस्कुराती यादें चलचित्र की तरह जहन में चलने लगती। इस बीच अभी सन 2017 में राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार ग्रहण करने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाना हुआ। वहाँ श्रीमती मैत्रेयी पुष्पा जी द्वारा दिए गए उद्बोधन में मुझे अपने गांव की उसी मिट्टी की सूंधी महक मिली। उनके स्टेज से उतरने के बाद मैंने पास जाकर कहा, मैम, मैं भी बुंदेलखंड के गांव से हूँ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की जन्मस्थली चीर गांव से 20 किलोमीटर दूर सेमरी से। मैत्रेयी पुष्पा मैम ने प्रसन्नता से मुझे बाहों में भर लिया। अरे, मेरे मायके से हो। मेरी एक कहानी दूर हुई भौजाई सेमरी को केंद्र में रखकर ही लिखी गई है। गांव से राजमार्ग गुजरने पर अब राज्य परिवहन की बस दूर की सड़क पर रुकने लगी है। भौजाइयाँ इतनी दूर पैदल छोड़ने नहीं आ पाती, इसलिए कहानी का नाम है दूर हुई भौजाइयाँ। सेमरी से मीलों दूर हमने सेमरी की ढेर सी बातें की। खैर, इस बार 5 साल बाद गांव जाने का मौका मिला। गांव से लगे शहर झांसी में एक रिश्तेदारी में शादी थी। शादी में हमारे गांव सेमरी के पास के ही दूसरे गांव मोट से आए मेहमान भी थे। रिसेप्शन में दूल्हा दुल्हन के स्टेज के ऊपर ड्रोन कैमरा मंडरा रहा था। जे का भवा लल्ला, जे कैमरा है अम्मा, जा में फ़ोटो खींचती है। झांसी से गांव जाने का पक्का मन बनाया। हालांकि वहां घर पर अब कोई नहीं था। सासू माँ के जीवित रहते गांव के जिस रौनक भरे घर में हम जाते थे, वहाँ ताला खोलकर प्रवेश किया। दहलीज, पिछवाड़े का आंगन, दीवारें, रसोई जैसे अपने परिवार की लंबी प्रतीक्षा से थक कर निराश हो चुके थे। हर चीज़ में अब भी सासू माँ की छुअन का खनकता एहसास था। पीछे जाकर आंगन का हैंडपंप चलाते समय लगा जैसे इसने मेरी पूर्व परिचित उंगलियों का स्पर्श पहचान लिया है। सुने आंगन में नान बहू का बेटा गोटी अपनी धोती सुखा रहा था। मुझे देखते ही चहक कर पूछा, हम तो पहचान ही नहीं पाए तुमको बहू। नान बहू 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। ये गांव ही है जहां गोटी जैसे अकेले व्यक्ति को अपने लिए भोजन नहीं बनाना पड़ता। हंसते हुए कहा, नान बहू के बाद हमारी अकेली जान लाने को चूल्हा फूके। हम जो दुआरे जा बैठते 2 रोटी कोई भी खवा देते।
उनका कहना सही था। गांव में एक व्यक्ति को भोजन करा देना महिलाओं के लिए बड़ी बात नहीं होती। मैं वापस सन्नाटे में डूबे उदास घर के भीतर आ गई। दीवार पर टंगी सासू माँ की बेजान तस्वीर अपनों की पदचाप को अरसे से तरसी हुई लगी। कार देखते ही पास पड़ोस के लोग दौड़े आए और घेर लिया। कान्हा, मैं, ननद रानी और नंदोई जी, हम 4 लोग कार से 2 घंटे के लिए गए थे। मुझे जाने क्या जिद सवार हुई कि अपने घर की रसोई में कुछ तो बनाना ही है। आंगन के पिछवाड़े से नींबू तोड़ लेमन टी बनाई। बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। हमारे नए घर से लगा दादी का ध्वस्त हो चुका पुराना घर, तुलसी का आंगन, बासा, रसोई सब घूम घूम कर देख रही थी। घर की चारा काटने की लोहे की मशीन जंग खाकर जाम हो चुकी थी। कान्हा को इसका उपयोग तो मालूम नहीं था, मगर मशीन के चक्के पर लगे हैंडल को देखकर उसे अनुमान हो गया कि इसे घुमाया जाता है। जब तक हम वहाँ थे वो लगातार चारा मशीन घुमाता रहा। ननद रानी के साथ चौपाल के सामने से होते हुए गांव के छोटे मंदिर गए। गांव की गलियों में कान्हा कभी बड़ी गायों से बचता हुआ किनारे किनारे दौड़ता, कभी बकरियों का पीछा करते हुए दूर तक भागता। खेतों की तरफ भी हम जरा आगे तक निकल गए। गांव के किसान अपनी इस कर्म भूमि की मेड़ पर छोटे छोटे मंदिर बना लेते हैं। हमारे संग घूमता कान्हा कभी खेत से लगकर बहती नहर में नहाने की जिद करता, कभी कुकड़ू कू करती फुदकती मुर्गियों को खपरेल की कच्ची छतों तक फड़फड़ाकर उड़ाता। कान्हा बार बार की रोक टोक और अनेक प्रतिबंध से तंग आकर जानवरों के लिए रखे गए पोरा के ढेर पर जाकर कूदता। चारा काटने की मशीन के बाद हैंडपंप कान्हा जी के कौतूहल का दूसरा केंद्र बिंदु था। एक हाथ से हैंडपंप चलाता और पानी आते ही दौड़कर सामने आता और फुर्ती से हजूरी भरता। कभी पाताल जाते गहरे कुएं में झांक कर अपना प्रतिबिंब ताकता। गांव की गलियों से गुजरते हुए मवेशियों के लिए बनाए जा रहे भीगे चारा, सानी, गोबर और सूखे पैरों की महक नथुनों में भरती रही। गेहूं की फसल कट जाने के बाद सूखे पीले ठूंठ से वीरान खेत दूर दूर तक सुनहले चमक रहे थे। जरा जरा सी दूरी पर समतल खेतों की मेड़ पर बबूल के झाड़ीनुमा पेड़ पहरेदार से खड़े थे। खेतों से जो धानी महक आती है उनके लिए कोई शब्द नहीं सूझ रहा। चिलचिलाती धूप में नहर के गंदले झिलमिलाते ठंडे पानी में बच्चे छपाक छपाक कूद और तैर रहे थे। मवेशियों को नहलाना, कपड़े धोना, नहाना जैसे घरेलू काम कल कल बहती नहर में साथ साथ हो रहे थे। खार में इक्के दुक्के आम के पेड़ों पर पत्थर फेंकते लड़के अपनी सारी शक्ति और हुनर आमों पर निशाना लगाने में झोंक रहे थे। गांव के मंदिर की मिट्टी के चौबारों पर बैठी कुछ वृद्ध महिलाएं हरि भजन के बाद घर गृहस्थी की बातों में व्यस्त थीं। हमें देखते ही सर का पल्ला खींचकर उंगलियों से झरोका सा बनाकर देखने लगी। कब आई? अभी तो रहोगी ना? जैसे सवालों के बाद बातों का सिलसिला बढ़ा। हमारी बिटिया का ब्याह हो गया। लाला अर्थात दामाद की 20 बीघा खेती है। कुछ आगे चलने पर 5 साल पहले मेरी आखिरी मुलाकात तक कुछ कुंवारी लड़कियां आज सिंदूर भरे कमर में बच्चा टांगे दिखीं। गांव में चाची, बुआ, जिज्जी, मौसी, मामी संबोधन ही सुनाई पड़ते हैं। आंटी शब्द ने अब भी ग्रामीण शब्दावली में सम्मानजनक स्थान नहीं बनाया है, जो कि प्रसन्नता का विषय है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पड़ने वाले हैंडपंप पर लंबा घूंघट डाले औरतें पानी भर रही थीं। चौपाल के सामने तो हर वक्त पुरुषों का मजमा लगा रहता है। घर के आसपास की गलियों में कंचे खेलते हुए बच्चे हमें देखकर पल भर ठिठक कर पुनः खेलने में व्यस्त हो जाते। आजू बाजू से दौड़ते निकल रहे ये नन्हे मुन्ने शहरों की तरह लिलीपुट ब्रांड के कपड़ों में सजे धजे नहीं थे। कुछ के बाल धूसर, कुछ के कपड़े फटे, लेकिन वानर सेना इन सब से बेअसर अपने में मस्त। चप्पलें किसी के पैर में नहीं। 5 साल तक के बच्चों को तो जैसे नग्नावस्था का लाइसेंस मिला हो। बच्चों की इस अलमस्त फकीरी को देखकर सहज ही समझ में आ रहा था कि आनंद का डिज्नी ब्रांड के खिलौने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सभी घरों के दालान में हाल ही में कटी नई फसल, गेहूं का ढेर
और आंगन में गोबर के उपलों का पहाड़ लगा था। द्वार पर पूंछ हिलाती गाय गिचिर पिचिर गोबर रौंदती बंधी थी। घर के बाहर पड़ी खाट पर बैठे पुरुष आगे बढ़ बढ़कर मिलने आए। ग्रामीण संस्कृति का पालन करते हुए मुझे अनदेखा कर ननद के पैर छुए। ननद गांव भर की बिटिया और मैं बहू हूँ, इसलिए मुझसे कायदे की दूरी रखी जाएगी। गांव में गली के हर अगले मोड़ पर पेड़ों के नीचे चबूतरों पर छोटा सा मंदिर या शिव पिंडी जल चढ़ाने के लिए दिख जाता है। उनमें से एक मंदिर में झिलमिल साड़ी पहने एक नववधू से हाथे लगाने और कुल देवी पूजन की रस्म अदा करवाई जा रही थी। नववधू के साथ पूजा की थाल पकड़े महिलाओं का समूह और तवज्जो न मिलने के बावजूद पीछे पीछे चलता बच्चों का झुंड। मिट्टी के लिपे पुते घरों के सामने से गुजरते ही कच्चे दालानों में बैठी सर ढकी औरतें बाहर निकल मिलने आ जाती। बड़े बड़े नीम के पेड़ वाले इक्का दुक्का संपन्न आंगनों में ट्रैक्टर खड़े थे। बाड़ों में जानवरों को ढील गिरा दी गई और बैलगाड़ियों के नीचे बच्चे शायद घर घर खेल रहे थे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं सर पर हाथ फेरती। जल्दी जल्दी आया करो मधु, जाने अगली बेरा हमें देख ना पाओ तुम तो। कुछ कमजोर बूढ़े थके जर्जर झुर्रियों और सिलवट से भरे चेहरे देखकर ही आशंका होती कि अगली बार इनसे शायद ही मुलाकात हो। सिमरी के पास ही ननिहाल वाले गांव कोछा भावर में विदा होते वक्त मामी ने नम आंखों से देर तक सीने से चिपकाए रखा। सर पर हाथ फेरते हुए भर्राए गले से कहा, हमारी 13वीं पे ज़रूर आ जाना बिन्नो। फ़ोन जाएगा गांव से, तुम्हारी मामी ख़त्म हो गई तो बिना बहाना किए आ जाना। भावुक और भारी मन से सबसे विदा ली। अपने घर के किवाड़ पर ताला लगाने से पहले कमरे की एक एक चीज़ जैसे आंख में भर लेना चाहती थी। कुछ इस तरह दिल में कैद कर लूं कि शहर में जब भी याद करूं हर तस्वीर स्पष्ट हो। पीछे के आंगन में मोगरे की झाड़ियों में 2-4 खिले फूलों को अलविदा कहा। हैंडपंप, पपीते का पेड़, दीवार पर लटकी बंद घड़ी, बेटे के बचपन का मिट्टी का खिलौना और सूनी सूनी उदास हवा, सबको जी भरकर गहरी सांस लेकर कैद कर लिया। उस पुराने कैलेंडर में जाने कब से हनुमान जी घुटने के बल बैठे राम दरबार के आगे हाथ जोड़े लटके हैं। ताला मारने से पहले घूम घूम कर कमरों से विदा ली। अजीब सी बेचैनी होने लगी। इस घर से उंगली छुड़ाकर जल्दी आने के वादे के साथ खुद को बहलाते हुए सीने पे पत्थर रखकर दरवाजे का पल्ला खींचते हुए बेरहमी से ताला लटकाया। कार आगे बढ़ती गई और गांव की गलियों के साथ बहुत कुछ बिखरता हुआ पीछे छूटने लगा। सच है, मजबूरियों के वशीभूत अपनी ज़मीन और जड़ों से दूर होकर इंसान टुकड़ों में ही जीता है। तो यह थी कहानी गांव की ओर। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।